नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है आर्कटिक क्षेत्र से, और अब ये कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न सी रूट पर कब्जे को लेकर, अधिकार को लेकर एक तरह से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जंग के सामने खड़ी है। और इसमें सबसे जो खास बात देखने को मिल रही है वो रूस के तरफ से देखने को मिल रही है। तो अब रूस और नाटो के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में टकराहट इस क्षेत्र को लेकर बढ़ सकती है, और आने वाले समय में आर्कटिक में जो तानातानी है वो भी देखने को मिल सकता है। और यूक्रेन के बाद देखें तो आर्कटिक कहा जा रहा है कि अब नया जंग का जो मैदान है वो बन सकता है। रूस ने परमाणु जो पनडुब्बी मिसाइल टेस्ट है वो यहां पर करते हुए ये संदेश दे दिया है कि नाटो के स्तर पे कहीं ना कहीं रूस जो है अब वो चैलेंज प्रस्तुत करने वाला है। तो एक तरह से जो रूस है वो नाटो की नाक में नकेल कसने जा रहा है, और इसी कारण से ये जो मुद्दा है अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे अहम पहलू हैं, जैसे जो आर्कटिक क्षेत्र है वो क्यों आने वाले समय में, इस समय या वर्तमान में देखें तो संभावित नया जंग का जो मैदान है वो बना हुआ है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हाल की घटनाएं हैं उन पर हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्यों हाल की घटनाएं चर्चा में है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखेंगे कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस के पेपर 2 के तहत देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें रसिया, यूएस, नाटो, आर्कटिक जो जियो पॉलिटिक्स है वहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जीएस के पेपर 3 के तहत देखें तो एनर्जी जो सिक्योरिटी है, जो क्लाइमेट चेंज है, या फिर टेक्नोलॉजी और जो वारफेयर जैसे मुद्दे हैं वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पर अगर देखेंगे तो जियोपॉलिटिक्स और मेल्टिंग जो आइस है या आर्कटिक जो क्षेत्र है न्यू कोल्ड वार का एक फ्रंट लाइन बन सकता है। और आईआर में केस स्टडी भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के बाद क्या वास्तव में आर्कटिक जो क्षेत्र है ये 21वीं सदी का एक नया युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। यही नहीं, ये पूरा जो एक तरह से देखें जो क्षेत्र है ये बड़ा ही अहम हो जाता है, और इसी कारण से देखेंगे तो आर्कटिक को युद्ध का नया जो मैदान है वो बनाने की तैयारी में रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो जुटे हुए हैं। तो इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे खास अहम बात जो ये देखने को मिल रही है कि जो उत्तरी समुद्र जो मार्ग है उसको लेकर इस समय क्यों इतना ऊपापोह तनातनी पूरे दुनिया में मची हुई है, खासतौर पर अमेरिका और नाटो और जो एक तरह से नाटो के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में। तो ये जो उत्तरी समुद्री मार्ग है ये क्यों इतना अहम हो सकता है, इस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे विषय, जैसे रूस का जो सामरिक दृष्टिकोण है इस पूरे क्षेत्र को लेकर वो क्या है, नाटो अमेरिका की जो भूमिका इस क्षेत्र के दृष्टिकोण में वो क्या हो सकती है, और आर्कटिक का महत्व क्या है, चाहे वो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से देखें, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें, डिफेंस के स्तर पे देखें, तो ये बड़ा ही अहम क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ से जुड़े हुए जो भी संभावित संघर्ष के जो आयाम है वो कौन से हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे खास बात कि ये जो क्षेत्र है ये क्या भारत के लिए भी अहम है, भारत के लिए क्या इसके निहितार्थ है, उस पर भी हम बात करेंगे। चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो या एनएसआर के महत्व में हो, भारत रूस के जो सहयोग है उसके दृष्टिकोण से देखें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दृष्टिकोण से देखें, पोलर जो पॉलिसी है या नाटो रूस के बीच में जो तनाव है उसके दृष्टिकोण से भारत के लिए कितना अहम हो जाता है, यानी भारत के लिए आर्कटिक क्षेत्र का महत्व क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे जो विषय हैं उन पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। इसके अलग अलग जो पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल ले रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि यूक्रेन के बाद अब आर्कटिक जो क्षेत्र है वो क्या बन सकता है, अब ये जंग का मैदान बन सकता है, ऐसा न्यूज में आ रहा है। और रूस ने परमाणु पनडुब्बी मिसाइल का जो टेस्ट किया है ये कहीं ना कहीं यही मैसेज देता है, खासतौर पे नाटो या अमेरिका जैसे जो देश हैं जो इस क्षेत्र को लेकर अपनी एक रणनीति बना रहे हैं उनके लिए, कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये रसिया यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो नाटो है उसकी नाक में डाल दी है नकेल रसिया ने ये टेस्ट करके। तो इस कारण से देखेंगे तो ये बड़ा ही अहम मुद्दा हो जाता है। मुद्दा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा नवरात्रि स्पेशल ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत ऑप्शनल जो कोर्स संचालित किए जाते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इनके लिए जो भी निर्धारित फी है जैसे 45,000 है, इनकी फीस पर मोर देन 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो अब जो फी है वो 17,500 है, और
और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यही है कि आपको डेडलाइन याद रखना है 28 सितंबर 2025, यही तिथि लास्ट है जब तक आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा न्यूज की बात कर लेते हैं। जो आर्कटिक क्षेत्र है ये कहा जा रहा है कि अब ये आने वाले समय में नया जंग का मैदान होगा, खास तौर पे रूस के संदर्भ में, क्योंकि रूस यूक्रेन का अभी एक जो संघर्ष है, तनाव है, वो चल ही रहा है। और इसी बीच में रूस ने आस्कर सेकंड क्लास की जो पनडुब्बी है जिसे उमस कहा जा रहा है P-700 ग्रेनेड जो सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण कर दिया है। यासेन M क्लास के 2 P-800 जो ओनिक्स मिसाइल है उनका जो परीक्षण है ये अब खास तौर पे अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस तरह की जो मिसाइलें हैं इनका जो परीक्षण यहाँ पर हाल ही में किया गया है ये अब कहीं न कहीं दुनिया में, जैसे आर्कटिक क्षेत्र के लिए देखें तो अब ये अहम मानी जा रही है। और ये जो अभ्यास है ये अमेरिका के नॉर्दर्न एज जो 2025 है, जो अलास्का वाला क्षेत्र है, रूस चीन के ज्वाइंट सी 2025 के बीच में जो शक्ति प्रदर्शन है उस रूप में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और इसी कारण से इसके कई सारे जो निहितार्थ हैं वो निकाले जा रहे हैं कि अब इस तरह के जो भी परीक्षण रूस कर रहा है आखिर इसके मायने क्या हैं। और इसी कारण से देखेंगे तो ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो रूस ने जो भी इस महीने में पैसिफिक फ्लीट के आस्कर सेकेंड क्लास की जो परमाणु पनडुब्बी है ओमस्क, उससे P-700 का जो सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का जो पूरी तरह से सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है, तो ये जो मिसाइल है ये काफ़ी तेज़ी से जाती है। 2.5 मैक की स्पीड से अगर आप देखेंगे तो ये 250 किलोमीटर की जो रेंज है वो कवर करती है, उस टारगेट को भी ये हिट कर सकती है। और ये अमेरिका के सामने रूस का एक तरह से देखें तो बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। इसके बहुत सारे अहम निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं कि अब जो रूस है वो नाटो और अमेरिका के सामने चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है, खास तौर पे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर। तो इसी कारण से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो आर्कटिक क्षेत्र है ये एक परमाणु जंग का या परमाणु युद्ध का या फिर जंग का मैदान हो सकता है। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जो पुतिन है इन्होंने अकेले ही नाटो देशों की नाक में नकेल डाल रखी है। नाटो देश यूक्रेन युद्ध हारने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी तक देखेंगे तो एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन है, यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नाटो के मेंबर्स हैं। तो अब कहीं ना कहीं देखें लंबे समय के बाद भी उनके सपोर्ट के बावजूद भी क्या है कि रसिया ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और यूक्रेन एक तरह से हाथ अपने हथियार डाल चुका है। जबकि रूस ने आर्कटिक को अब नया जंग का मैदान बनाने की पूरी जो एक तैयारी है वो कर ली है। और उत्तरी जो प्रशांत महासागर है उसमें रूस ने परमाणु पनडुब्बियों से जो सुपरसोनिक मिसाइल का कामयाब सफल टेस्ट किया है, ये तो यही इंडिकेट करता है कि उसने अब बड़े स्तर पे जो पुराने अनुभव हैं उनसे सबक लेते हुए अब एक बड़ी तैयारी कर ली है। और इस कारण से देखें तो ये जो मसला है अब ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस के लिए देखें तो एक तरह से बड़े स्तर पे क्या है कि लंबे समय से जो संघर्ष है वो करते हुए एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है। और इसी बीच में कहीं ना कहीं देखें तो नए नए जो अभ्यास या इस तरह के जो टेस्ट हैं वो लगातार रूस कर रहा है। आस्कर सेकेंड क्लास की जो पनडुब्बी है उसके संदर्भ में देखें तो पहले भी एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन अब क्या है कि उस भीषण हादसे के बाद देखें तो जो रूस है वो अब नए नए जो टेस्ट हैं वो करते जा रहा है। और इसी कारण से देखें तो अब क्या है कि आने वाले समय में रूस के बार बार एक तरह से इस तरह के जो परीक्षण हैं ये किए जाने से अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं वो देखें तो उनके लिए अब एक दुस्वप्न हो सकता है, उनके लिए एक चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें कि आर्कटिक को युद्ध का नया मैदान बनाने की तैयारी में आखिर पुतिन लगे ही क्यों हैं, इसके पीछे आखिर कारण क्या है, तो रूस ने इसी महीने में अपनी पैसिफिक फ्लीट की आस्कर सेकेंड क्लास की जो परमाणु पनडुब्बी है उमस्क से P-700 कह सकते हैं कि जो एक तरह से क्या है सुपरसोनिक एंटी जो शिप क्रूज मिसाइल है उसका पूरी तरह से सफल परीक्षण किया। और इसी अभ्यास के दौरान यासेन M क्लास के जो पनडुब्बी है उसने भी एक तरह से ओनिक्स जो मिसाइलें हैं वो दागी है। और
इसने भी हाई स्पीड से अपने लक्ष्य को तबाह किया है। तो इस टेस्ट के बाद रूस की जो नौसेना है उसने पूरी तरह से दुनिया के सामने ये मैसेज दे दिया है कि ये जो अभ्यास है ये उत्तरी प्रशांत महासागर कमचटका जो पेनिसुला है उसके तट वाले की जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का जो अभ्यास है ये कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। लेकिन यूरेशियन टाइम्स में ये लिखते हुए एक सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट ने इस पूरे विषय पर प्रकाश डाला है और ये भी कहा है कि 7 ग्रेनिट जो आस्कर सेकंड जहाज है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण अहम रोल होता है वार के समय में। और हाल के वर्षों में जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उसके नेतृत्व में जो रूस ने ओनिक्स और जिरकान जैसी जो आधुनिक मिसाइलें हैं उनका पूरा जो सिस्टम है उसको अपने पुराने जहाज़ों से इंटीग्रेट किया है और इससे रूसी जो नेवी है जो नौसेना है उसकी जो मार करने की क्षमता है वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। दिलचस्प बात तो ये है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बावजूद रूस सुदूर पूर्व और आर्कटिक दोनों क्षेत्रों में अपनी जो मजबूत सैन्य उपस्थिति है वो बनाए हुए है। 21 अगस्त को रूस और चीन ने कथित तौर पे अलास्का में 19 अगस्त को हुए अमेरिकी नार्दर्न एज 2025 के जवाब में संयुक्त सागर 2025 नामक एक बड़ा अभ्यास किया था। तो इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब जैसे अमेरिका ने इस सैन्य अभ्यास के स्तर पे देखे तो लगभग 6400 सैनिक और लगभग 100 विमान और 7 अमेरिकी और कनाडाई जो जहाज है वो तैनात किए थे, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूएस अब्राहम लिंकन है 3 जो विध्वंसक जहाज है वो भी यहाँ पर शामिल थे। जिसके बाद देखें तो अब पूरे इस क्षेत्र में क्या है कि तनाव देखने को मिल रहा है, एक तरह से वर्चस्व की जो जंग है वो देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन के बाद क्या है कि जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर अपने अधिकार को लेकर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने को लेकर एक दबाव को लेकर अब जंग हो सकती है, क्योंकि एक तरफ से अमेरिका नाटो के जो मेंबर्स हैं वो इसके लिए अडिग पड़े हुए, तो दूसरी तरफ जो रूस है वो चीन के साथ मिलकर नित नए जो अभ्यास है वो यहाँ पर कर रहा है ताकि एक तरह से इस पूरे क्षेत्र में अपनी जो स्थिति है वो मजबूत कर सके। आर्कटिक और उत्तरी जो समुद्री मार्ग है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि रूस की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है वो सिर्फ शक्ति बढ़ाने की नहीं है, पावर बैलेंस करने की नहीं है, वहीं तक ये सीमित नहीं है, बल्कि पिघलती हुई जो बर्फ है आर्कटिक क्षेत्र की नए नए जो रूट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह के समुद्री मार्गों के खुलने पर काफ़ी जो एक गहरी नज़र है वो रूस यहाँ पर बनाए हुए, ताकि आर्कटिक में बर्फ पिघलने से उत्तरी जो समुद्री मार्ग है, जो नार्दर्न सी रूट है, इसका जो महत्व है ये कई मामलों में रूस के लिए अहम हो जाता है। और इसी कारण क्या है कि रूस इस जो भी नार्दर्न सी रूट्स हैं उन पर अपना नज़र बनाए हुए, और ये जो रास्ता है ये एशिया से यूरोप तक की जो दूरी है उसको लगभग 40% कम कर देगा। तो ट्रेड के दृष्टिकोण से, आवागमन के दृष्टिकोण से, सामरिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें, मौजूदगी के दृष्टिकोण से, तो ये अहम हो सकता है। और इसी कारण देखें तो सबकी जो निगाहें इन पर बनी हुई है। अगर थोड़ा सा रूस के संदर्भ में देखें, रूस का जो सामरिक दृष्टिकोण है इस क्षेत्र को लेकर, तो कई सारे अहम बिंदु हो सकते हैं। जैसे देखें तो सी डिनियाल जो कैपेबिलिटी है ये खासतौर पे चर्चा में है, क्योंकि आस्कर सेकेंड और यासिन एम क्लास के जो दुश्मन नौसैनिक हैं उन ताकतों को क्या है चुनौती दे सकता है रूस। हथियार के संदर्भ में देखें जो मॉडर्नाइजेशन की बात कही जा रही है कि ग्रेनिटोनिक्स, हाइपरसोनिक, जिरकान मिसाइलें जो है इनका जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है ये इसी कारण से किया जा रहा है कि ये क्षेत्र को लेकर अब रूस पूरी तरह से सीरियस हो चुका है। आर्कटिक बेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही जा रही है, पोर्ट, टर्मिनल, एयरबेस या आइस ब्रेकर का जो विकास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यही नहीं, कुर्स्क जो एक त्रासदी कह सकते हैं, दुस्वप्न कह सकते हैं रूस के लिए 2000 में हुआ था, उससे सबक लेते हुए पनडुब्बी जो सुरक्षा है उस पर काम कर रहा है रूस। टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण में विशेष तौर पे सुधार भी कर रहा है। लेकिन अब इस क्षेत्र को लेकर देखें जो अमेरिका है, अमेरिका के साथ जो नाटो मेंबर्स हैं उनकी भूमिका क्या है। तो देखिए नार्दर्न जो एज 2025 अलास्का में देखें तो अमेरिका और उसके नेतृत्व में लगभग बड़ी संख्या में लगभग 6400 जो सोल्जर्स हैं। इसके अलावा देखेंगे तो 100 जो यहाँ पर फाइटर जेट्स हैं, 7 जो बड़े युद्धपोत जो जहाज हैं उनकी भागीदारी यहाँ पर अमेरिका
अमेरिका ने की है। तो अलास्का और आर्कटिक जो सर्कल है उसमें अमेरिका और कनाडा की जो नौसैनिक मौजूदगी है वो बनी हुई है। नाटो देशों के लिए देखें तो आर्कटिक जो है ये हाई नॉर्थ स्ट्रेटजी का हिस्सा बन चुका है। ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रूस चीन को रोकने के दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है पूरा, ये अमेरिका और नाटो मेंबर्स के लिए अहम हो जाता है। अगर थोड़ा सा हम बात करें इसके अलावा, अगर हम देखें कि आर्कटिक का जो जियोपॉलिटिकली स्तर पे देखें जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, तो देखिए इससे कई सारे बिंदु हो सकते हैं। जैसे पहला अगर हम देखें तो नादर्न जो सी रूट्स है उसके तहत देखा जा सकता है कि एशिया और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो पहले से काफ़ी कम हो सकती है। तो आवागमन में क्या हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि जो ट्रेड होगा वो और बढ़ जाएगा, और इस पूरे रूट्स पर जिसका नियंत्रण होगा वो क्या होगा, सामरिक उसकी मौजूदगी अहम मानी जाएगी। तो ये बात कही जा रही है। इसके अलावा जो संघाई और रॉटरडैम है इनके बीच की भी जो एक दूरी है वो अहम कम हो जाएगी। टोक्यो हैम्बर्ग के बीच में देखें तो ये दूरी काफ़ी कम हो जाएगी, जो पहले 48 दिन लगता था वो घटकर 35 दिन हो जाएंगे। तो इस तरह का एक बढ़त देखने को मिल सकता है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इसका एक जो महत्व है वो प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जो नेचुरल स्तर पे जो रिसोर्सेज हैं उनके स्तर पे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो ऑयल है, जो तेल है और गैस के क्या है, कई सारे बड़े विशाल जो भंडार है, रिजर्व है, वो यहाँ पर मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि दुनिया भर में जो कुल तेल गैस के जो भंडार हैं उसमें से लगभग 30% जो तेल है वो इस क्षेत्र में मौजूद है, और गैस का लगभग 13% जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो तेल 30% और गैस 13% है, और इस कारण से देखें तो एलएनजी निर्यात के केंद्र के रूप में आने वाले समय में ये क्षेत्र डेवलप हो सकता है। यही नहीं, इसकी अगर हम बात करेंगे आर्कटिक क्षेत्र की, तो इसका अपना एक जलवायु के संदर्भ में या खास तौर पे देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज है उस संदर्भ में भी क्या है, एक अहम रोल हो सकता है, क्योंकि बर्फ पिघलने से नए नए जो मार्ग है वो खुलेंगे। और डिफेंस के दृष्टिकोण से आर्कटिक का एक और महत्व है, वो है सैन्य दृष्टिकोण से, डिफेंस के दृष्टिकोण से, क्योंकि आर्कटिक रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे जैसे जो क्षेत्र है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ये सभी क्या है, इन पर जो बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं दुनिया के, उनकी नज़र अब गड़ी हुई है। तो बड़े स्तर पे इस क्षेत्र को लेकर क्या है कि एक दबाव देखने को मिल रहा है। यही नहीं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो संभावित संघर्ष के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक तरह से देखें डिफेंस के स्तर पे जो एक कंपटीशन है, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे मिसाइल हो, एयरबेस हो, आइस ब्रेकर हैं, तो इनकी जो क्षमताएं हैं इन पर बढ़ाने पर जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं वो काम कर रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आर्कटिक जो रिसोर्स हैं उन पर एक दावा करने की जो बात है वो देखने को मिल रही है कि जितने भी यहाँ पर संसाधन हैं उन संसाधनों पर क्या है कि दावा किया जा रहा है दुनिया के विभिन्न शक्तियों के द्वारा। तो इनको लेकर एक कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तनाव देखने को मिल सकता है। वाणिज्यिक जो एक कंपटीशन है ये सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि जो स्वेज कैनाल है उसे चुनौती दिया जा सकता है, एनएसआर को चुनौती दिया जा सकता है, और इस कारण से ट्रेड रूट्स पर कहीं ना कहीं देखें तो अधिकार बनाने को लेकर क्या हो सकता है कि तनाव या संघर्ष देखने को मिल सकता है, और कानूनी विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जो लॉ ऑफ जो सीज है, जिसे अंकलॉस बोला जाता है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए जो विषय हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो EEZ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, तो ऐसे जो विषय हैं इन पर कानूनी विवाद हो सकते हैं। और रूस चीन का जो सहयोग है, और दूसरी तरफ देखेंगे अमेरिका नाटो का जो गठबंधन है, इनके बीच में तनाव देखने को मिल सकता है। तो ये तो वैश्विक स्तर पे हमने देखा। अब इस क्षेत्र की जो बात है वो अपने प्यारे देश भारत के संदर्भ में देखते हैं कि आखिर भारत के लिए इस क्षेत्र का क्या निहितार्थ हो सकता है, ये सबसे अहम हो जाता है। तो देखिए कई सारे इसके मुद्दे हैं भारत के संदर्भ में। पहली जो बात है वो ऊर्जा के स्तर पे हो सकता है, क्योंकि भारत जो है वो पूरी तरह से ऊर्जा आयात पर निर्भर है। तो अगर आर्कटिक क्षेत्र से एलएनजी, तेल, गैस की जो आपूर्ति है वो अगर भारत को मिलती है तो ये क्षेत्र भारत के लिए अहम हो सकता है। यही नहीं, भारत यूरोप के बीच में जो व्यापार है उसके लिए जो एक समय है, जो
टाइम है, जो लागत है, उसके दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो कह सकते हैं कि जो दूरी है उसे कम करने और व्यापार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो नए सी रूट्स डेवलप होंगे वो भारत के लिए अहम हो जाते हैं। भारत रूस के बीच में चूंकि पहले से क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है, एक सहयोग है, एक गठबंधन है, एक साझेदारी है, तो ये अहम हो सकता है क्योंकि आर्कटिक जो LNG 2 प्रोजेक्ट है उसमें भारत की हिस्सेदारी पहले से बनी हुई है। तो अगर वहाँ कोई भी रिसोर्स रूस को प्राप्त होता है तो उससे बड़े स्तर पे भारत को लाभ हो सकता है। यही नहीं, ये भी हो सकता है कि भारत की जो क्या है एक्ट जो ईस्ट पॉलिसी है, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत की जो नीतियां हैं वो और भी प्रभावी रूप से लागू की जा सकती है। और ध्रुवीय जो एक नीति है, समुद्री जो शक्ति संतुलन है, वो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर पड़ेगा। और नाटो रूस के बीच का जो तनाव है वो कहीं ना कहीं उस स्तर पे भारत को एक संतुलित जो नीति है वो अपनानी पड़ सकती है। ये यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा देखेंगे तो भारत के लिए जो आर्कटिक क्षेत्र है उसका जो महत्व है वो कई स्तरों पर देखा जा सकता है। जैसे देखिए, जलवायु परिवर्तन और भारत के मानसून के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्षेत्र अहम हो जाता है क्योंकि आर्कटिक जो है ये वैश्विक जलवायु प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका तेजी से गर्म होना भारत का जो पूरा मानसूनी प्रतिरूप है, जो पैटर्न है, उसको सीधे क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जो इसके कृषि जल सुरक्षा के लिए क्या है, अहम हो जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में जो तापमान में वृद्धि है उससे वायुमंडलीय जो सर्कुलेशन है, एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन होता है वो भी क्या होता है, वो बाधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित जो मानसून है वो देखने को मिलता है और इससे खाद्य उत्पादन या फिर प्रतिकूल मौसम पर प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की बातें देखने को मिल सकती हैं। आर्कटिक जो हाइड्रोकार्बन एक्सेस है, इसकी अगर हम बात करें तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, आर्कटिक जो संसाधन है, विशेष रूप से ऑयल और नेचुरल जो गैस की बात की जा रही है, तो उससे ये गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र से लगभग जैसा कि कहा जाता है कि दुनिया के कुल तेल का 30% और अगर गैस की बात करेंगे तो वो क्या है, दुनिया का 13% यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो भंडार है ये भारत के लिए सबसे अहम हो सकता है। जो मेरीन रूट्स है या फिर जो शिपिंग रूट्स हैं, तो बर्फ जैसे जैसे आर्कटिक क्षेत्र की पिघलेगी उस कारण से देखें तो उत्तरी समुद्री जो मार्ग है वो खुलेंगे और इससे यूरोप और एशिया के बीच में एक जो दूरी है वो कम हो सकती है। तो व्यापारिक हित के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्षेत्र अहम हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आर्कटिक में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो खनिज है वो मौजूद हैं, खासतौर पर दुर्लभ मृदा तत्व यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेक इन इंडिया और तकनीकी महत्वाकांक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए अहम हो जाता है। सबसे खास बात क्या हो जाती है कि यहाँ पर वैज्ञानिक सहयोग के स्तर पे अनुसंधान के अवसर देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत का जो हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है, आर्कटिक देशों के साथ बढ़ते हुए जो वैज्ञानिक सहयोग है, भारत को वैश्विक जलवायु अनुसंधान में एक प्रमुख एजेंट के रूप में क्या कर सकता है, एक देश के रूप में स्थापित कर सकता है। हिमालय क्षेत्र जिसे प्राय तीसरा ध्रुव कहा जाता है, तो आर्कटिक क्षेत्र के साथ उल्लेखनीय जो समानता है वो साझा होती है, जो भारत अपने उच्च तुंगता वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के संदर्भ में बहुमूल्य जो सूचना है वो प्रदान कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिसके दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए अहम हो सकता है। अगर आर्कटिक क्षेत्र में तनाव के प्रमुख जो कारण है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो सबसे अधिक तनाव का विषय बने हैं। उसमें सबसे खास क्या माना जाता है, ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि पूरे अमेरिकी जो वर्तमान में भी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का जो एक प्रस्ताव है वो देकर भू राजनीतिक जो चिंताएं हैं वो बढ़ा दी है। डेनमार्क का चूंकि इस पर अधिकार है तो डेनमार्क को अपनी आर्कटिक नीति को मजबूत करने और यूरोपीय समर्थन प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया है। यही नहीं, उत्तर जो पश्चिम मार्ग है उससे जुड़ा हुआ विवाद देखने को मिल रहा है, जो कि कनाडा इस मार्ग का आंतरिक जल क्षेत्र मानता है, उस अपने क्षेत्र में मानता है, जबकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नौवहन अधिकारों पर जोर देता है। तो इस तरह के जो विवाद है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रूस बनाम जो नाटो का तनाव है ये सबसे अहम माना जा रहा है। स्वालबार्ड का जो विवाद है ये भी चर्चा में, क्योंकि 1920 में जो स्वालबार्ड संधि है उससे नॉर्वे की संप्रभुता को मान्यता दिए जाने के बावजूद भी नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह पर रूस के दावे
से क्या हो गया है कि आर्कटिक भू राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता है वो और बढ़ गई है। और सामरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तो क्षेत्र अहम हो जाता है जो विवाद का कारण है। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र न केवल सैन्य शक्ति प्रदर्शन का बल्कि ऊर्जा, वाणिज्यिक, जलवायु परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और रूस, अमेरिका, चीन, भारत जैसे बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं और नाटो के जो देश हैं वो क्या है, इसे सामरिक और आर्थिक एक तरह से हितों से जोड़कर देख रही हैं। और भारत जैसे उभरते हुए जो शक्ति हैं उनको आर्कटिक में एक संतुलित और बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी ताकि अपने जो भी हित हैं उनको भारत साध सके। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमने देखा कि कैसे आने वाले समय में आर्कटिक जंग का मैदान हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है कि हाल ही में रूस ने किस परमाणु पनडुब्बी से P-700 गेनिट सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कुर्स्क, ओमस्क, क्रास्नोयार्स्क या फिर आकुला? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।